स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा ने जो वादे किए उसको पूरा किया, जबकि दूसरी पार्टियों के लिए घोषणा पत्र सिर्फ एक औपचारिकता। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना और कहा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, महिला अपराध और किसानों के साथ अन्याय करने में रही नंबर 1 पर। साथ ही राजस्थान में पेपर लीक की घटना ने तोड़ा रिकॉर्ड। संकल्प पत्र जारी होने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दौसा के महुआ और सिकराय में 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह राज्य में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। अमित शाह देवली, उनियारा, कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा में करेंगे जनसभा। इसके अलावा आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। पीपलदा, केशोरापाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा करेंगे। इसके साथ ही जयपुर और अलवर जिले में भी सभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत जहां राजस्थान को गारंटियां दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज राजस्थान के रण में प्रचार अभियान में तेजी लाएंगे। राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के इन 4 पन्नों को सार्वजनिक कर उदयपुर पार्टी से शिवसेना उम्मीदवार और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सियासत में भूचाल ला दिया। लाल डायरी के इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से लिखा है कि उनके पिता अशोक गहलोत हर बार वापस सरकार नहीं बना पाते और इस बार भी उनकी सरकार बुरी तरह हारेगी और उसका कारण भी वे स्वयं हैं। इस बीच बीजेपी ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव स्थगित हुआ है। राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग आज से 1 सप्ताह का मतदाता जागरूकता अभियान सतरंग सप्ताह की कर रहा है शुरुआत। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सलग्रस्त कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 3 बजे तक होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल के रूप में 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई। छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में 1,63,14,489 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे उपयोग। वहीं तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल वोटरों के लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। तेलंगाना के 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस ने बुधवार को प्रवीण चक्रवर्ती को अखिल भारतीय पेशेवर कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह सांसद शशि थरूर का स्थान लेंगे। चक्रवर्ती अब तक डेटा एनालिटिक्स विभाग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे ऑडिट दिवस को किया संबोधित और कहा, ऑडिटर को आलोचक नहीं मार्गदर्शक समझा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह 2 बच्चों के साथ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे बच्चों को दुलारते नजर आ रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, मेरे युवा दोस्तों के साथ कुछ यादगार पल।
मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार ने स्थायी आवास योजना की घोषणा की। यह योजना उन विस्थापित परिवारों के लिए है जिनके घरों को 3 मई के बाद भड़की जातीय हिंसा के दौरान आग लगा दी गई थी या फिर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। घाटी और पहाड़ी इलाकों में करीब 4800 से 5000 घरों के नष्ट होने की खबर है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए जकार्ता पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर बात करेंगे। रक्षा मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर फोरम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस से इतर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इस दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को और सशक्त करने के लिए रक्षा सहयोग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन दौरे पर कनाडा पीएम पर बोला हमला और कहा कनाडाई राजनीति ने हिंसक और अतिवादी राजनीतिक विचारों को दी है जगह। डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को लेकर कहा कि भारत किसी जांच से इनकार नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि यदि आपके पास ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण है तो कृपया सबूत साझा करें, क्योंकि हम जांच से इनकार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के साथ संबंधों और यूक्रेन परिस्थिति पर कहा कि रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखने में हमारा बहुत शक्तिशाली हित है। डॉक्टर एस जयशंकर ने ताइवान पर कहा ताइवान के साथ हमारे पर्याप्त प्रौद्योगिकी, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हैं और निश्चित रूप से जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है और हाल ही में सेमीकंडक्टर्स की बात आती है तो ताइवान की प्रतिष्ठा है, इसलिए सहयोग के स्तर में वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन में उत्तर प्रदेश के लोखरी से 8वीं शताब्दी की चुराई गई मंदिर की मूर्तियों योगिनी चामुंडा और योगिनी गोमुखी की वापसी समारोह में भाग लिया। केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार कई मायनों में खास साबित हुई है। इतिहास में पहली बार यात्रा सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 19.61 लाख यात्रियों के केदारनाथ दर्शन का कीर्तिमान स्थापित हुआ, जो पिछले वर्ष के सापेक्ष 4 लाख अधिक है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर संचालकों ने अब तक कुल 125 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। यात्रियों की संख्या के लिहाज से केदारनाथ इस बार चारों धाम में सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को हो रही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज दोपहर दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के दौरान इस बात की समीक्षा की जाएगी कि जीआरएपी नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है या नहीं। मुंबई में भी हालात खराब हैं। मुंबई में आज सुबह वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। शहर में आज सुबह धुंध की चादर देखी गई। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव से आज सुबह 8 बजे रिकॉर्ड की गई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान का जायजा लिया और कहा कि श्रमिकों को बचाने की कोशिश जारी है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। उत्तरकाशी में बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए वायुसेना के हरकुलिस विमान की मदद से हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन निर्माणाधीन सुरंग तक पहुंचाई गई। साथ ही अन्य मशीनों के द्वारा भी मलबा हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। उत्तरकाशी में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, दवा, पेयजल और भोजन की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन श्रमिकों के साथ वॉकी टॉकी के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के बाद 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। तेलंगाना में मिर्यालगुड़ा से बीआरएस उम्मीदवार और मौजूदा विधायक
नल्ला मोथू भास्कर राव के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। उनके दफ्तर, आवास और कुछ करीबियों पर छापेमारी चल रही है। नल्ला मोथू भास्कर राव को 2014 में नवगठित राज्य तेलंगाना में मिर्यालगुड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके बाद 2018 में उन्हें मिर्यालगुड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में फिर से चुना गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज से 18 नवंबर तक मालदीव के दौरे पर रहेंगे। किरेन रिजिजू मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। धर्मनगरी काशी के फूलों की खुशबू अब विदेशों में भी महकेगी। सब्जी और फलों के साथ अब फूलों के किसान भी निर्यातक बन रहे हैं। वाराणसी से बुधवार को पहली बार गेंदे का फूल संयुक्त अरब अमीरात निर्यात किया गया है। मुनाफा वसूली के कारण एशिया के अन्य जगहों पर कमजोरी को देखते हुए इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक आज गिरावट के साथ खुले, लेकिन बाद में संभलते हुए शेयर बाजार हरे निशान में कर रहा है कारोबार। सोने का वायदा भाव की शुरुआत आज लगातार दूसरे दिन भी तेजी के साथ हुई, जबकि चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव बढ़कर 60,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, वहीं चांदी के वायदा भाव 72,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर भरने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने आईपीओ के लिए 475 रुपए से 500 रुपए प्राइस बैंड तय किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय ने त्योहार विशेष आवासीय योजना 2023 शुरू करने की दी मंजूरी। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में 32,000 से ज्यादा फ्लैट बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ब्रिटेन कुछ जटिल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं है। नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा खासा अनुभव रखने वाला 4 फेलो को नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां 1 साल के लिए की गई हैं। नीति आयोग के 4 नए सदस्य अनूप सिंह, ओपी अग्रवाल, अजय चौधरी और वी लक्ष्मी कुमारन हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी मुद्दों की समझ और विशेषज्ञता रखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक की तत्काल भुगतान सेवा कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से प्रभावित हुई है। बैंक ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उसकी आईएमपीएस ऑफलाइन हो गई। और आइए आपको सीधे लिए चल रहे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। फूट हो जाए उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास उसके पूरे रिजर्व हो। कोई चीज़ टूट जाए, कोई पार्ट टूट जाए, कोई, उन सबको हम यहाँ पर लाकर रख रहे हैं। और कोई अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम देश में कहीं भी हो। अब ये मशीन भी आपको पता है कि एयरफोर्स के द्वारा हम उसको लेकर आए और उसके बाद इसी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई आगे रुकावट ना आए। सर, आप और प्लान पे भी डिस्कस कर रहे हैं? मैंने बोला हम सब तरह के विकल्प इसके लिए लगा रहे हैं। सर, किन कारणों की वजह से ये हुआ और क्या कोई जांच कमेटी का भी गठन होगा? देखिए, ऐसा है, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। जब से ये बनी है वो सेंसर इसके पूरे डेटा को लेके आते हैं। हर हिमालय के पहाड़ के अंदर एक फॉल्ट लाइन होती है। हमारे यहाँ क्योंकि ये नए पहाड़ हैं इसलिए मिट्टी और पत्थर ज़्यादा है। कंक्रीट एक जिसको कहते हैं चट्टान जो है वो कम है, तो हर जगह प्रॉब्लम आती है। जो समस्या है उसके बारे में भी पूरी की पूरी डेटा तैयार है, उसके ऊपर भी काम चल रहा था, लेकिन वो अचानक जो हुआ है अब वो उसका कारण ढूंढा जाएगा टेक्निकली क्यों हुआ है। जांच समिति नहीं है, हमारे तो ये लोग एक्सपर्ट हैं भाई, सारे लोग एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाए हुए। सर, 6 वर्षों से सुरंग का कार्य चल रहा है, लेकिन सुरंग में कहीं इमरजेंसी एग्जिट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सेफ्टी डक्ट तक नहीं थी सर, जो वॉल देखिए होते हैं वो तक नहीं लगे थे और लोगों की शिकायत है कि इससे पहले भी यहाँ पे पोजीशन हुई है वहीं पे हुआ था। तो आप कह रहे हैं सेंसर है, क्या उनको उस समय पता नहीं लग पाया कि सेंसर? पता है उनको, 4.5 साल से स्टेबल है। ये पता है कि आपको कि 4.5 पहले भी और मैं क्या कह रहा हूँ,
4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। सर उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बात। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप। लाइनिंग भी तो नहीं थी। लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना, जब हमको इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि वो गिरेगा नहीं। 4.5 साल से नहीं गिरा, आप जब लाइनिंग के लिए चले वो गिर गया। सर जो लूज पॉइंट है सर वो 2 दिन पहले से गिरा था, 2-3 बार पहले क्या कि कंपनी को तो उसमें जो है तो सिलक्यारा भूस्खलन हादसे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि इस हादसे की तकनीकी आधार पर जांच होगी और राहत और बचाव कार्य का काम जारी है। और आइए अब एक्सप्रेस 100 को बढ़ाते हैं आगे और बाकी की खबरों को जान लेते हैं। यूको बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण होने वाले वित्तीय प्रभाव का अब तक पता नहीं लग सका है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी सूचित किया गया है। केंद्र ने कहा कि वह 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तीसरी वैयक्तिक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान गोयल द्वारा अन्य IPEF भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ IPEF आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस को अपने 2 ऋण उत्पादों ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत ऋणों की मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। कच्चे तेल और उर्वरक के अधिक आयात के कारण चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में रूस से भारत का आयात 64% बढ़कर $36.27 अरब हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि बढ़ते वैश्विक ऋण और सतत विकास जरूरतों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार महत्वपूर्ण हो गया है। अजय सेठ ने 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान पर आयोजित सेमिनार में कहा कि बढ़ता वैश्विक कर्ज कई निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहा है। इसका असर इन देशों के विकास परिणामों में सुधार करने की क्षमता पर पड़ रहा है। दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर को अमेरिकी अदालत में राहत मिली है। उसकी 2 विदेशी अनुषंगी इकाइयों डाबर इंटरनेशनल और डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स पर लगे आरोपों को हटा दिया गया है। अमेरिकी अदालत में दायर किए गए कई मुकदमों में एक प्रतिवादी ने आरोप लगाया था कि उनके हेयर रिलैक्सर उत्पादों के कारण गर्भाशय कैंसर और अन्य संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। इजराइल हमास से युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। विशेष सत्र के दौरान लाए गए प्रस्ताव का 12 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नए प्रस्ताव में गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की मांग की गई है। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की गई है। हालांकि माल्टा की तरफ से रखे गए इस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल से हमले रोकने की अपील नहीं की गई है, जबकि चीन और रूस तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। इजराइल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायली अस्पताल के नीचे तहखाने में हमास के कमांड सेंटर के होने और भारी मात्रा में हथियार मिलने का दावा किया है। इजराइल की सेना अस्पताल के परिसर में स्थित एक इमारत से स्वचालित हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद और फ्लैक जैकेट मिलने का वीडियो जारी किया है। सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सेना लगातार सटीक और खुफिया जानकारी के आधार पर अस्पताल की तलाशी जारी रखे हुए है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान।
जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेना ने अल शिफा में कोई सुरंग प्रवेश द्वार मिलने का कोई जिक्र नहीं किया है। पहले कहा गया था कि हमास ने अस्पताल के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया है। हमास ने इससे इनकार किया है और सेना के ताज़ा बयानों को खारिज कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की मेजबानी की। बाइडेन और जिनपिंग ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना और एआई के मुद्दे शामिल हैं। बाइडेन ने आपसी सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बीच आपसी प्रतिस्पर्धा संघर्ष में ना बदले। वहीं जिनपिंग ने अमेरिका चीन संबंध को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बताया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। फ्रांस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल अशर के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर जारी किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आपातकालीन कानून पर जोर देते हुए कहा कि सरकार आपातकालीन कानून लाएगी जो पुष्टि करेगा कि रवांडा एक सुरक्षित देश है। सुनक ने कहा कि उनकी सरकार पहले से ही रवांडा के साथ एक नई संधि पर काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि अगले साल तक प्रवासियों को रवांडा भेजने वाली उड़ानें शुरू हो जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने रवांडा प्रवासी योजना को गैर कानूनी किया घोषित, जिसे चुनाव से पहले सुनक सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश में 12वां संसदीय चुनाव 7 जनवरी 2024 को कराया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। वायुमंडल में तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता ने पिछले साल एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया और इस बढ़ती प्रवृत्ति पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर आईसीसी विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया तीसरी बार विश्व खिताब जीतने से अब केवल एक कदम दूर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन बनाए थे। 398 रन का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 48 ओवर 5 गेंद में 327 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 117 रन की पारी खेली। इसके साथ ही कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 49 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक पूरा किया। कोहली एक वनडे विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 673 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा। कोहली की इस बार के विश्व कप में अब तक 711 रन हो गए हैं। कोहली के साथ 163 रन की साझेदारी निभाने वाले श्रेयस ने 105 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 47 रन बनाकर आउट हुए। वहीं केएल राहुल 39 और शुभमन गिल 80 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की इस जीत में मोहम्मद शमी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से 7 विकेट चटकाए। शमी इस विश्व कप में तीसरी बार 5 या उससे अधिक विकेट लेकर किसी एक विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। शमी ने टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार 5 या उससे अधिक विकेट झटके हैं। मोहम्मद शमी वनडे में भारत के लिए 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मामले में स्टुअर्ट बिन्नी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा शमी विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। उन्होंने आशीष नेहरा को पीछे छोड़ा। नेहरा ने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन में 23 रन देकर 6 विकेट झटके थे। मोहम्मद शमी ने विश्व कप में 795 गेंद फेंककर 50 विकेट हासिल किए। वह सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।
मोहम्मद शमी ने 17 पारियों में ही 50 विकेट झटक लिए। सबसे कम पारियों में 50 विश्व कप विकेट लेने वाले गेंदबाज के मामले में भी वह पहले स्थान पर आ गए हैं। आईसीसी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ग्रुप दौर में दक्षिण अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रही थी। विश्व कप के सेमीफाइनल में स्थान नहीं बना पाने के बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सभी प्रारूपों में पाकिस्तान के कप्तान के पद को छोड़ने का ऐलान किया है। बाबर आजम के कप्तानी के इस्तीफे देने के बाद शाहिन शाह अफरीदी को टी20 की कप्तानी और शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं वनडे टीम के कप्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अनावरण भी किया। सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई करने वाली 17 फिल्मों का अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है। सलमान के अलावा ये कारनामा कोई और बॉलीवुड कलाकार नहीं कर पाया है। दिवाली के दिन रिलीज हुई टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 146 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। 3 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गायक रैपर हार्डी संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में 18 नवंबर को होने वाले अपने आगामी शो में फेरबदल किया है। जल्द ही वह नई तारीख का ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी दी है। साउथ के मेगा स्टार मम्मूटी इन दोनों अपनी फीचर फिल्म कैथल द कोर को लेकर चर्चाओं में है। इससे मलयालम फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 23 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ के स्टार नंदमुरी बालकृष्ण इन दिनों अनस्टॉपेबल विद एनबीके को लेकर सुर्खियों में है। दक्षिण में इस शो को काफी पसंद किया जा रहा है। जल्द ही रणबीर कपूर उनकी फिल्म एनिमल का प्रचार करने के लिए इस शो का हिस्सा बनेंगे। 96वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह 10 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 को इस बार भी कॉमेडियन जिमी किमेल ही होस्ट करेंगे। हाल ही में द मार्वल्स मूवी रिलीज की गई, जिसे बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पांस मिल रहा है। अब मेकर्स ने मार्वल कॉमिक्स पर आधारित एक और अमेरिकन सुपर हीरो मूवी मैडम वेब का ट्रेलर जारी किया है। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने के लिए तैयार है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।